कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z जिसको हम लोग लिखते हैं x प्लस आयोडा y, उसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखते हैं x, y। इसका मतलब वो एक पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला z1, z2, z3, तो z1 मतलब x1, y1, z2 मतलब x2, y2 एंड z3 मतलब x3, y3। तो अगर मैं इसको पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखूं तो हम लोगों ने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर देखा था कि 3 पॉइंट कोलिनियर होने की कंडीशंस। तो 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमने वहाँ पे क्या क्या मेथड यूज़ करे थे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो उसको देख के हमें पता लगेगा कि ऐसा ही कुछ यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर करने वाले हैं। तो वहाँ क्या था, 3 पॉइंट कोलिनियर है ए बी सी, तो ए बी बी सी सी है, डिस्टेंस निकाल लो। अगर कोई भी 2 डिस्टेंस का एडिशन थर्ड डिस्टेंस के इक्वल है, सम का 2 डिस्टेंस का सम का इक्वल है थर्ड डिस्टेंस, तो इसका मतलब वो कोलिनियर है। या फिर कोलिनियर प्रूव करने के और भी तरीके वहाँ पे हैं। मान लो तीनों से बनकर एक जो ट्राइंगल होता है वो ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम एरिया निकालने का, वो 0 होगा तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ए बी और बी सी लाइन को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का अगर मैं स्लोप निकालता हूँ, अगर वो इक्वल होता है तब भी हम बोलेंगे ए बी सी आर कोलिनियर। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे z1, z2, z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं एंड ये सब के सब क्या हैं, कोलिनियर। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा वो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो कोलिनियर होगा का मतलब क्या है, ये एक ही लाइन पर है। सपोज करो z1 और z2 को मिलाने वाली या z1 और z3 को मिलाने वाली लाइन के बीच में कहीं z2 है, तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होना, ठीक है। अब क्या तुम मुझे यहाँ पे बता सकते हो, डिस्टेंस की बात अगर मैं करूँ तो z1 से z2 की डिस्टेंस होगी वो क्या है, z1 माइनस z2 मॉड के अंदर। और z2 से z3 के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, z2 माइनस z3। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वो क्या है, z1 माइनस z3 होगी। समझ में आ रही बात। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, बीच में कोई पॉइंट है R। अगर ये R पॉइंट इसको m/n में डिवाइड करता है तो हम R पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ये z2 कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। z2 को हम निकाल सकते हैं डिवीज़न वाले फॉर्मूले से। कैसे, अब देखो यहाँ जो m अपॉन n होगा ना, वो यहाँ पे क्या होगा, m इज़ z1 माइनस z2 का मॉड और n इज़ z2 माइनस z3 का मॉड। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो z1 माइनस z2 का जो मॉड है, ये m है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, z3 से। इसी तरह से z1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, z2 माइनस z3 से। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ये m है अभी जो मैं लिख रहा हूँ मॉड में, ये क्या है m, ये वाली डिस्टेंस डिवाइड बाई ये वाली डिस्टेंस, मतलब m/n इनटू z3 प्लस इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं z1 के साथ क्या, z2 माइनस z3 का मॉड डिवाइड बाय m प्लस n। और m और n, m प्लस n का मतलब क्या है, अगर ये डिस्टेंस m है, अगर ये डिस्टेंस m है तो m प्लस n का मतलब p से q के बीच की डिस्टेंस जो होगी z1 से z3 के बीच की डिस्टेंस, तो वो क्या होगी z1 माइनस z3। अगर ये कोलिनियर है तो ये रिलेशन होगा पक्का। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर मल्टीप्लाई करके और इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो जो रिलेशन हम लोगों का आएगा वो किस तरीके से आएगा, देखो इसको सबसे पहले लिखो z1 z2 माइनस z3। अब ये बीच, ये जो उधर आएगा इधर मल्टीप्लाई हो गया, राइट हैंड साइड में जो आएगा ये क्या आएगा, माइनस z2 z1 माइनस z3 प्लस z3 z1 माइनस z2 इजिकल टू 0। तो ये तो प्रूव किया है। अब बाद में हम लोगों को रिजल्ट ध्यान रखना है। देखो सीक्वेंस में है यहाँ पे सब, z1 z2 z3 है ना, यहाँ पे z3 है यहाँ पे, ठीक है। z1 ओ सॉरी यहाँ पे तो 2 ही है, क्या कर रहा हूँ मैं, यस यहाँ पे तो z2 ही है। तो देखो z1 z2 z3, यहाँ 1 है तो 2 और 3 अंदर है, यहाँ 2 है तो 1 और 3 अंदर है, यहाँ 3 है तो 1 और 2 अंदर है, बस बीच में माइनस का साइन है। अगर ये रिलेशन होता है तो इसका मतलब ये होता है, इम्प्लाइज इफ दिस रिलेशन इज ट्रू देन वी कैन से दैट z1 z2 z3 आर लाइंग ऑन द सेम पॉइंट। ओके, चलो अब जो रोटेशन हम लोगों ने पढ़ा था उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि सपोज करो, नोट करके हम लोग एक कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो जैसे कि मान लो ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। ओके, एक लाइन है ये वाली ओरिजिन से जा रही है और एक है ये वाली लाइन, ठीक है, दोनों की दोनों ओरिजिन से जा रही है।
सपोज करो ये वाला जो एंगल है वो है अल्फ़ा, और जो सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए एंगल है बीटा, उसके लिए एंगल क्या है, बीटा। अब यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट मान लेते हैं पहले वाली पोजीशन के लिए, Z4 और Z3, और उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मानते हैं। यही हम लोग Z1 और Z2 मान लेते हैं यहाँ पे दूसरे वाली लाइन के ऊपर, Z2 और Z1 हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, और इसकी डायरेक्शन ये रखते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो ये अल्फ़ा है, मतलब अल्फ़ा Z3 Z4 को मिलाने वाली लाइन रियल एक्सिस के साथ बना रही है, और Z1 Z2 को मिलाने वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ या रियल एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो मुझे बताओ बीटा और अल्फ़ा का जो डिफरेंस है वो कितना है, थीटा। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फ़ा। देखो ये पूरा का पूरा बीटा है, इतना सा अल्फ़ा है, इतना सा बीटा है, तो थीटा और अल्फ़ा दोनों का एडिशन बीटा हुआ, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऐसा मतलब ये लिख सकते हैं, तो ये जो बीटा है ना, बीटा ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट है, बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट है Z1 माइनस Z2 का। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से बीटा इज इक्वल टू, मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ, ये आर्गूमेंट है Z1 माइनस Z2 का, और बीटा और सॉरी अल्फ़ा जो आर्गूमेंट है वो Z4 से Z3 की डायरेक्शन में, मतलब Z3 माइनस Z4 का आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, बीटा माइनस अल्फ़ा मतलब आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है, यहाँ माइनस है तो लॉग जैसी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है यहाँ पे, तो हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय Z3 माइनस Z4, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 का आर्गूमेंट इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये मेन पॉइंट है वो हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे हुआ क्या है, रोटेशन ऑफ Z3 माइनस Z4 एक लाइन है, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन जो पहले अल्फ़ा एंगल पे थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रोटेशन ऑफ Z3 माइनस Z4 एट an angle theta to get Z1 माइनस Z2। तो Z1 माइनस Z2 हम लोगों को कैसे मिला, यही कॉम्प्लेक्स नंबर था, पर पहले मैंने इसको A की नाम दिया था, है ना, A की नाम दिया था, मतलब यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है उसको मैंने क्या माना था, ओरिजिन। ये एक लाइन है और रोड बोला था इसको मैंने, रोड, और ये पॉइंट यहीं पे है, रोड को हम लोगों ने ऐसे घुमा दिया। अब ऐसा नहीं है, ये एक अलग दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मिलाने वाली लाइन जो है उसकी जो अल्फ़ा एंगल है वो अल्फ़ा एंगल हम लोगों ने अब क्या बना दिया है, बीटा एंगल बना दिया है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये थीटा इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपन Z3 माइनस Z4। इस तरह की इक्वेशन जब तुम्हें कभी दिखेगी तो तुम ये इस तरह का डायग्राम जो है दिमाग में बनाओगे। क्लियर, बात आ रही समझ में दिमाग में। अब देखो, जिस तरह का कंसेप्ट अभी अभी हम लोग देख कर आए हैं उसी तरह से उसी कंसेप्ट को हम कुछ अलग एंगल से भी देख सकते हैं, अलग परसेप्शन से भी देख सकते हैं। देखो ऐसे मान लो लिखा हुआ है कहीं, आर्गूमेंट ऑफ, सपोज करो ऐसे लिखा हुआ आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइड बाय Z माइनस Z2। अब देखो यहाँ पे 3 और 4 ऐसा कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, थीटा। तो इसका कुछ मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि लोकस ऑफ Z इज़ एन आर्क, अभी समझेंगे हम डायग्राम से, ये इज़ एन आर्क ऑफ सर्कल हैविंग एंड पॉइंट्स Z1 एंड Z2। अब देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हुआ क्या है, इसको हम लोग समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे ना, तो देखो ये है सर्कल, जैसा भी बना उसको हम लोगों को सर्कल ही मानना है। अरे ये तो पूरा ही चला गया,
ठीक है। तो ये एक सर्कल है, इसका यहाँ पे कहीं सेंटर है। सपोज़ करो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि सर्कल के ये जो है सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो पॉइंट है, एक है Z1 और दूसरा क्या है Z2। ओके, अब देखो यहाँ से मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बोल देता हूँ कि भाई सपोज़ करो ये Z है, ये क्या है Z। अब देखो उसको मिलाओ, इसको मैंने मिलाया ना यहाँ पे, ये है Z। इसी तरीके से Z1 को भी Z से मिला देते हैं हम लोग इस तरीके से। अब देखो अगर ये पॉइंट Z है ना, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली पॉइंट, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूँ, मतलब इसकी डायरेक्शन, मतलब मैं इस तरीके से देखता हूँ, तो ये जो है ये है क्या एक्चुअली Z माइनस Z2। और अगर ये Z1 से Z की तरफ मैं इसकी इस तरीके से डायरेक्शन देखता हूँ, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, Z माइनस Z1। Z माइनस Z1 है और दूसरा क्या है Z माइनस Z2 है। ओके, तो देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है इससे पहले वाले के अंदर, बट अब जो है वो जो पॉइंट है ना Z, वो इधर है, ठीक है। तो हम लोगों को एक बात तो पता ही है कि जैसे कि मान लो ये दो पॉइंट है, इसको मैंने मिला दिया इस तरीके से। तो इस पॉइंट को मिलाने से, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एंगल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं एंगल बनाता हूँ, तो एंगल जो है, जैसे मान लो Z, यहाँ पे मैंने Z ले लिया, इधर मैंने Z ले लिया, इधर मैंने Z ले लिया। अब Z को Z1 और Z2 से मिलाने पर Z पे जो एंगल बनेगा वो तो सेम होगा। अगर वो एंगल सेम होगा, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग थीटा जो है वो फिक्स है। तो इसको सेटिस्फाई करने वाले यहाँ पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, तो इस आर्क पे अवेलेबल होने वाले सभी पॉइंट जो हैं वो वही तो होंगे। तो इसका मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब Z का जो लोकस है वो एक सर्कल का आर्क है, जिस सर्कल पर अवेलेबल दो पॉइंट Z1 और Z2 है, या उनको मिलाने से एक कॉर्ड बनती है। इट कैन बी डायमीटर, है ना। अगर यहाँ पे π/2 है तो हो सकता है कि ये जो है डायमीटर भी हो। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल अब देखते हैं। तो देखो अभी जो हम लोग पढ़ के आए उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि सपोज करो हम लोगों को किसी ने बोला फाइंड द लोकस ऑफ Z इफ फर्स्ट इज आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस 4 डिवाइड बाई Z माइनस 2 इज इक्वल टू π/2, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज इफ इट इज रिटर्न लाइक आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस 4 डिवाइड बाई Z माइनस 2 इज इक्वल टू π/4। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को लोकस निकालना है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो जैसे अभी मैंने तुम्हें थोड़ा हिंट दिया था कि अगर ऐसा लिखा हुआ है आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू थीटा, तो ये क्या होती है, आर्क ऑफ सर्कल, जिसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं उस आर्क के, Z1 और Z2। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट वाले से कंपैरिजन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे Z1 इज इक्वल टू मिलता है 4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस आयोडा 0। इसका मतलब वो हो गया 4,0, ठीक है। इसी तरीके से Z2 अगर मैं ये और ये दोनों कंपैरिजन कराता हूँ, तो Z2 वी कैन राइट 2,0 डायरेक्टली वी कैन राइट, जैसे हम लोगों ने 4 प्लस आयोडा 0 लिखा वैसे ही है। तो दो पॉइंट हो गए भाई, है ना। दो पॉइंट क्या क्या हुए, एक पॉइंट तो है 2,0 और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है 4,0, ठीक है। अब हमें ऐसा मतलब सेटिस्फाई करवाना है कि आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस 4 डिवाइड बाई Z माइनस 2 इज इक्वल टू π/2। तो इसका मतलब सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है ना। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट है Z, इसको मैंने मिला दिया, सपोज करो इसको भी मैंने मिला दिया। ये एंगल वो बोल रहा है कि वो क्या है π/2, मतलब यहाँ पे Z है। तो तुम खुद इमेजिन करो, तो Z सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होगा क्या कि जहाँ पे एंगल π/2 होगा, नहीं। अगर मैं 2,0 जिसको मैं A पॉइंट बोल रहा हूँ और 4,0 जिसको मैं B पॉइंट बोल रहा हूँ, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ Z1 या फिर Z2। तो Z1 Z2 को मिलाने वाली लाइन को डायमीटर मानते हुए अगर मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो देखो इस सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लो तुम,
तो याद है ना तुम्हें, हाफ सर्कल में बना हुआ एंगल क्या होता है, π/2। तो इसका मतलब जेड यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है। तो जेड यहाँ पे भी हो सकता है, जेड यहाँ पे भी, जेड यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। इट कैन बी एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो इसका मतलब ये जो हमें फर्स्ट इक्वेशन दी हुई थी उसका जो लोकस है वो क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल है ऐसा सेमी सर्कल जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट 2,0 एंड 4,0 हमें पता है, ठीक है। तो अगर मैं 2,0 से 4,0 की डिस्टेंस निकालता हूँ तो वो मिल रही है मुझे 2। तो ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, मतलब डायमीटर यहाँ पे हमें पता लग रही है 2 है, तो रेडियस उसकी कितनी रहेगी 1। ओके, अब जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझना, अब एंगल π/2 नहीं है, अब एंगल π/4 है, ठीक है। तो जैसे कि सपोज करो 2 पॉइंट ले लिया हम लोगों ने, तो पॉइंट वहाँ पे बिल्कुल वही है। वहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है वो क्या है, आर्गूमेंट ऑफ z-2 अपॉन z-4 इज इक्वल टू π/4, ऐसा ही है ना। z-2 की जगह z-4 पहले है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो z-4 है भाई यहाँ पे, z-4 अपॉन z-2 इज इक्वल टू π/4, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, ये दो जो हैं एक लाइन ली मैंने यहाँ से इसको मिलाने वाली लाइन। तो ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ 2,0 है और दूसरा पॉइंट है 4,0। अब यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसको अगर मैं पहले वाले पॉइंट से मिला दूँ और दूसरे वाले पॉइंट से मिला दूँ और ये एंगल हो रहा है π/4, तो क्या ऐसा एंगल, मतलब सॉरी ऐसा एक ही होगा। वैसे तो ये π/4 जैसा लग नहीं रहा, तो थोड़ा इस डायग्राम को हम दोबारा बनाते हैं। देखो मान लो ये है वो स्ट्रेट लाइन जिसको 2,0 और 4,0 को मिलाने वाली लाइन। अब एंगल π/4 लेना है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेते हैं। तो ये है वो, इसको मिला दिया हम लोगों ने। इसी तरीके से यहाँ से इसको भी मिला दिया हमने, है ना। ये लाइन सीधी है ऐसा मानना है हम लोगों को। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये कितना है, π/4 है। ओके, अब देखो ये वाला एंगल π/4 है, तो ऐसे और भी तो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे, मतलब जैसे यहाँ पे ऐसे मैंने मिला दिया तो वो भी π/4 है, यहाँ पे ऐसे मिला दिया मैंने π/4 है। तो यहाँ पे ना हमें एक कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। वो कंसेप्ट क्या है कि सेंटर, जैसे मान लो ये कॉर्ड है A और B जो है वो एक सर्कल की कॉर्ड है। तो इन कॉर्ड से सेंटर पे और सर्कल पे बनाया हुआ एंगल के बीच में कुछ रिलेशन होता है। तो जो सेंटर पे बनाया हुआ एंगल होता है ना, मान लो यहाँ पे कहीं सेंटर है, तो ये कितना होता है, π/2, मतलब वो π/4 है तो ये π/2। तो मुझे एक बात तुम यहाँ पे बता सकते हो कि अगर मैं ये π/2 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, इसको डायमीटर मान के, इसको मैं डायमीटर मान के एक सर्कल बनाता हूँ, तो वो हम लोगों का पहले वाला केस हो जाएगा। बट क्योंकि अब एंगल जो है वो π/4 बन रहा है, इसका मतलब 2,0 और 4,0 को मिलाने वाली लाइन इस बार जो है वो डायमीटर नहीं है, वो जस्ट कॉर्ड है। एक बड़ा सा सर्कल है जिसकी वो कॉर्ड है, कॉर्ड, इस तरीके से। तो देखो ये जो ग्रीन कलर का सर्कल है, ये जो है इसकी कॉर्ड है A और B मिलाने वाली नहीं, ये π/2 है। अब देखो अगर ये π/2 है तो इसका मतलब ये बात तो फिक्स है कि यहाँ पे π/4 ही होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जितना भी पोर्शन होने वाला है, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा, इस पर कहीं पे भी तुम लोग ले लो सेम कॉर्ड रखते हुए, तो एंगल तो π/4 ही होगा। तो एंगल अगर π/4 होगा और ये π/2 है तो ये जस्ट इसका हाफ है ना। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना, हम इसको आधा तो नहीं बोल सकते, आधे से तो ये ज़्यादा होगा, तो ये 3/4 होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लोकस ऑफ जेड विल बी 3/4 आर्क ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो 3/4 वाला जो एरिया पार्ट है वो पूरा होगा, क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई भी पॉइंट पे तुम एंगल बना लो तो वो π/4 ही होगा। ये बिल्कुल हाफ वाला रिलेशन है ना, इसलिए हम 3/4 लगा पा रहे हैं। ऐसा एंगल कुछ और होता तो फिर हम लोग शायद इतना करेक्ट नहीं बता पाते। अब देखो अभी अभी हम लोगों ने इससे कुछ टाइम पहले, कुछ सेशन पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग रोटेट कर सकते हैं, है ना। तो उसकी एप्लीकेशन
अब हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या है, इफ़ Z1 Z2 Z3 आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट आइसोसेलियस, है ना, ये ध्यान देने वाली बात है। राइट आइसोसेलियस मतलब एक एंगल 90 डिग्री है और बेस और परपेंडिकुलर जो है वो इक्वल लेंथ के हैं, है ना, और राइट एंगल कहाँ पर है, Z2 पे है ना। अगर ये सब दिया हुआ है तो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं भाई। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अब Z2 मुझे कहाँ रखना है, जहाँ 90 डिग्री है, तो मैं इसको Z2 बोल सकता हूँ। यहाँ पे सपोज करो Z1 होगा और Z3 होगा। Z1 Z3 हम अपने हिसाब से कहीं पे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि उसने बताया हुआ है कि Z2 और Z1 और Z2 Z3 की डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ एक वेक्टर Z2 से Z1 की तरफ। मान लो मैंने इसको रोटेट किया, इसको रोटेट करके मैं क्या बन गया, Z2 से Z3 को मिलाने वाली लाइन, है ना। इस डायग्राम के अंदर थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं डायग्राम को, है ना, तो थोड़ा करेक्ट करते हैं। चलो, जैसा उसने बोला ना इक्वल है, तो जैसे जितनी लेंथ ये लिए उतनी लेंथ मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब थोड़ा सही लगेगा। जैसे कि सपोज़ करो Z2 पे राइट एंगल ट्राइंगल है, अब Z1 और Z3 हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। Z1 मैंने यहाँ ले लिया और Z3 मैंने ये ले लिया। अभी तक मैं वो कर रहा हूँ जो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ डायरेक्शन हम ऐसा मान लेते हैं। तो तुम ऐसा मान सकते हो कि Z1 Z2 को मिलाने वाली लाइन का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करने के बाद हमें नया वेक्टर मिला है Z3 और Z2 को मिलाने वाली लाइन। तो न्यू पोजीशन क्या है, Z3 माइनस Z2 इज़ न्यू पोजीशन, और न्यू पोजीशन इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, ओल्ड पोजीशन, एंड ओल्ड पोजीशन इज Z1 माइनस Z2। अब देखो दोनों में ही Z2 माइनस हो रहा है क्योंकि Z2 के रेस्पेक्ट में रोटेशन हुआ है। अच्छा, रोटेशन कितना हुआ है, e की पावर आयोडा अल्फा, रोटेशन हुआ है π/2, क्लियर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2। अब e की पावर आयोडा π/2, ये कुछ भी नहीं, बस आयोडा होता है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लो और आंसर हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करते हैं तो Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ये माइनस क्यों लिखा, आयोडा का स्क्वायर -1 होता है इसलिए। अब ये क्या आया, Z3 का स्क्वायर प्लस Z2 का, यहाँ मॉड नहीं है ना, बस ऐसे ही है, -2Z3 Z2 इज इक्वल टू, अब ये सब माइनस में चलेगा, माइनस Z1 स्क्वायर प्लस, नहीं प्लस तो है नहीं ना, हाँ चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस बाहर ही रहने देते हैं, Z2 का स्क्वायर -2Z1 Z2। अभी सारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट राइट हैंड साइड के अंदर ले आओ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, Z1 स्क्वायर प्लस 2Z2 स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Z2 एंड Z1 प्लस Z3, क्लियर। और यही हम लोगों को प्रूव करना था, है ना, हैंस प्रूव लिख सकते हैं आंसर की जगह, क्योंकि ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन था। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देता हूँ, है ना, ट्राई करना, और एक बार सॉल्व हो जाए तो उसको एज ए रिज़ल्ट भी याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से है, इफ़ Z1 Z2 Z3 are the vertices of equilateral triangle, इक्विलेटरल है ये, ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, then you have to prove that Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to, we can write Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। ये रिलेशन हम लोगों को, मतलब ऐसा जो है हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट ये रिलेशन प्रूव करना है। अच्छा, सेकंड एक और रिलेशन प्रूव करवाता हूँ मैं तुम्हें। हमें एक और बात प्रूव करनी है कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर होता है 3Z0 का स्क्वायर। अब तुम सोच रहे यहाँ पे Z0 क्या है, तो यहाँ पे जो है Z0 है सेंट्रोइड, वेयर Z0 इज सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर Z1 Z2 Z3, ठीक है। तो तुम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। देखो ये तुमने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे बनाया डायग्राम। अब Z1 Z2 Z3 जिस सीक्वेंस में लेना है ले लो, जैसे Z1 Z2 Z3 मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है,
ठीक है, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। अब क्या तुम यहाँ पे ऐसा मतलब रोटेशन जैसा कुछ कर सकते हो? Z1 Z2 Z3 तुम लोगों ने यहाँ पे मान लिया, जैसे कि मान लो ये वाली लाइन है, या फिर ये वाली लाइन मानते हैं, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन रोटेट होकर, मतलब कौन सी लाइन, CA लाइन, कौन सी लाइन, CA लाइन रोटेट होकर कौन सी लाइन बन गई, CB। और रोटेशन तो तुम्हें पता ही होगा ये कितना हो रहा है, क्योंकि एंगल π/3 होता है। तो ये हिंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो रोटेशन करने के बाद नई पोजीशन क्या है, Z2 - Z3, एंड ओल्ड पोजीशन वाज Z1 - Z3। सो यू कैन राइट अ फॉर्मूला ऑफ रोटेशन, न्यू पोजीशन इज इक्वल टू ओल्ड पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे सेम है ये डिस्टेंस, तो हम लोगों को मोड वाला तो कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो न्यू पोजीशन इज इक्वल टू वी कैन राइट ओल्ड पोजीशन इंटू e⁻i⁴, वेयर अल्फा इज रोटेशन ऑफ दैट लाइन। क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ट्राई करना। फिर यहाँ पे Z0 भी ले सकते हो तुम लोग, वैसा का वैसा ही कुछ यहाँ पे सोच के ट्राई करना है हम लोगों को। फिर नेक्स्ट सेशन की स्टार्टिंग में तो सोल्यूशन दिख ही जाएगा।